बात को, इस एजेंडे को के मौजूदा मुल्की सूरत हाल और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आगे बढ़ाने के लिए मैं बल्दियाती निज़ाम के लिए एक बात कह देना चाहता हूँ कि लास्ट इलेक्शन में हमारे बल्दियाती इलेक्शंस में इनकाद का एक सबब ये भी था कि हम बहुत देर से हमने स्टार्ट लिया और हम लोगों ने ऐसे कैंडिडेट सिर्फ खानापुरी के लिए सेलेक्ट किए कि वो हमारी सीट खाली ना हो, और हमने उनको पूरा करने के लिए किया। इस वक्त हमारे पास टाइम है, आप लोग हमें गाइड करेंगे और अल्लाह करे कि हमारे लिए हम बेहतर और मजबूत कैंडिडेट अहदेदारान कारकुनान नवाज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा चौधरी जाफ़र इकबाल साहब और तमाम भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और आज की ये जो नशिस्त है, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, बिलाशुबा बल्दियाती इंतखाबात भी यूँ फरमा लें कि उसके एजेंडे में है, लेकिन इससे बढ़कर ये है कि हम सब लोग मिल बैठें। जहाँ तक इन्होंने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि लाला मूसा में हमारे तमाम साथी जो हैं, हमने कभी भी उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि वो तन्हा खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाज़िरी भी भरपूर रही है, आपकी खुशी और गमी हर मौका पर जो है आपके दरमियान मौजूद रहे हैं। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब निजी मसरूफियात की वजह से उस तरह से टाइम नहीं दे सके, लेकिन हम दोनों भाइयों में से कम से कम मैंने आपकी भरपूर जो है वो आपसे रब्ता भी मुसलसल रहा है, हाज़िरी भी रही है, और आपके जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी अल्लाह ताला का फजल करम है कि जिस साथी ने जिस मौका पे पुकारा है, हमने उस पर जो है वो भरपूर ना सिर्फ लब्बैक कहा है बल्कि उसकी हर मुमकिन जो है वो मदद भी फरमाई है और उनके साथ ताउन भी किया है। बिलाशुबा देखिए, हम अकेले कुछ नहीं हैं, आप सब लोग हमारी ताकत हैं। आप यकीन करें, आप ना हों तो ना यहाँ पे हमारी सियासी जमात का कोई वजूद है, ना हमारा कोई वजूद है। मुझे फ़ख्र है आप लोगों पर, आप सब भाइयों पर और आप इस काफ़िले पर कि जिसमें आप लोग मैं समझता हूँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बुरुज जो हैं वो उल्टे हैं। मैं आपको इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मीर कारवां हम हैं, रूह कारवां तुम हो, हम तो फ़कत एक उन्वां हैं, असल दास्तां तुम हो। काबिल साद एहतराम शहर लाला मूसा के वो दोस्त और भाई जो 2013 से लेके आज तक हम सफ़र भी हैं, हम नवा भी हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए पाकिस्तान में तरक्की और बेहतरी की सियासत के लिए अमली खिदमात, जो ग्राउंड वर्क जिसे कह सकते हैं, वो अपना खून पसीना शामिल करके आप कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला आपके इस जज्बे को सलामत रखे और इसी तरह से आप वतन के लिए, अवाम के लिए, अपने दोस्तों और साथियों के लिए खिदमात अंजाम देते रहें। 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में किस तरह उन्हें दूर रखा गया, और फिर आज मेरी बहन मरियम नवाज़ ने भी ये बात की है, और मैं तो इससे पहले कई बार कर चुका हूँ कि कोट लखपत जेल से नैब की हिरासत में लाना और घर का खाना बंद करना, और वो खाना कहाँ से आता था, नैब की कस्टडी में, और उस खाने में क्या था, पाकिस्तान की तारीख़ किसी वक्त इससे भी ज़रूर पर्दा उठाए। और मरियम नवाज़ साहिबा ने तो मुतालबा किया है कि हम उसकी तहकीकात चाहते हैं, उस खाने की भी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पिछले 2-4 हफ्तों में जब भी मंजर आम पर आए, उनकी एक तस्वीर पाकिस्तानी सियासत में भूचाल पैदा कर देती। और पिछले दिनों जब इमरान खान साहब ने पूरा एक काबीना का इजलास इस बात पे किया था कि हम मियाँ नवाज़ शरीफ को हर सूरत वापस लाएंगे,
वो असल कहानी ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा था मैं आ रहा हूँ, और जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा था मैं आ रहा हूँ तो फिर इमरान खान साहब हों या उनके सिलेक्टर्स हों, वो सारे बड़े परेशान थे। मियाँ नवाज़ शरीफ जेल में हो या बीमारी के बिस्तर पर हो, उन सब पे भारी है, और उसकी वजह आपकी मोहब्बत है मियाँ नवाज़ शरीफ से। फिर मिनहसुल पार्टी हमारे सीनियर्स बैठे और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से दरख्वास्त की कि आपका एक प्रोसीजर है दिल का, एंजियोग्राफी, जो दुनिया के अंदर 3 डॉक्टर हैं उन्होंने मिल के करनी है, वो करवा लें और उसके बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला कायद मोहतरम को अल्लाह तबारक ताला सेहत दे, वो ऑपरेशन जल्द उनका होगा और उस ऑपरेशन से फारिग होने के बाद वो अपनी मादर वतन में वापस होंगे। अगर किसी को ये शक है या इमरान खान के चंद स्पोक्स पर्सन, महज़ब अल्फाज में उनका नाम लेते हैं, वो ये दावे और वादे करते हैं, तो ये उनकी बिल्कुल गलत फहमी है। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज़ शरीफ जल्द वापस आएगा। एहतसाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब 1 साल अंदर रहे, एक केस नहीं उनके ख़िलाफ़ बन सका। एहसन इकबाल साहब 2.5 माह अंदर रहे। किस बात पे? कि एक मंसूबा जो है स्पोर्ट्स का, जिसकी टोटल लागत 2.5 अरब है, कहते हैं उसमें 5 अरब करप्शन हुई है। लागत 2.5 अरब है, करप्शन 5 अरब हुई है। कामरान माइकल साहब साल उनको अंदर रखा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब 2 साल अंदर रहे। अहद चीमा साहब ब्यूरोक्रेट, कल वो 2.5 साल के बाद उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया गया। इल्ज़ाम था 1800 अरब का कि ये फ्रंट मैन है मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा बाजी की अगर सिलाई मशीन का तज़किरा हो, जहांगीर खान तरीन के मुलाजमों के नाम पे पैसे हों, या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब जो मेरे शहीदों के, पाक फ़ौज के शहीदों के नाम पे धब्बा हैं, जो खाकी वर्दी के नाम पे धब्बा हैं, पाक फ़ौज के नाम पे धब्बा हैं, अगर उनकी 99 कंपनीज़ बेगम के नाम पे, तो उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। चेयरमैन नैब आँखों पे स्याह ऐनक लगा के अंधेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। ये वो एहतसाब है। और मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की। आज भी मेरा ये दावा है कि एक पाई की करप्शन नहीं साबित कर सके। ये 2 साल के अंदर इमरान खान साहब, एहतसाब आपका, एसेट रिकवरी यूनिट आपका, FIA आपके पास, सारी एजेंसियां आपके पास। अगर साकिब निसार साहब को नाअहल करने के लिए मिला तो वो अकामा था, वो वीज़ा था। अगर अरशद मलिक साहब, जिनको ब्लैकमेल करके सज़ा दिलवाएगी, अगर उन्हें एहतसाब में मिला तो क्या था कि बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी नहीं ली, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उस बात पर नाअहल किया। आज तक हमज़ा शहबाज साहब, आज उनकी सेहत ख़राब है, आपने भी ख़बरें पढ़ी होगी, कोरोना पॉजिटिव आया है। हम सब दुआ गो हैं। हमारा वो भाई, हमारा कायद, वो भी 2 साल से जेल के अंदर है और कोई केस अभी तक उनके ऊपर बना नहीं पाए। ये वो एहतसाब है जो सिर्फ़ एक वजह से कि अवाम के वोटों से मुंतखब लोग अगर हुक्मरान होंगे तो फिर बिल क्लिंटन के खून का असर नहीं होगा। और आज कश्मीर का नारा लगाने वाले कश्मीर के लिए 5 मिनट की खामोशी पे आ गए। जिस तरह मेरे भाई चौधरी शबीर साहब ने कहा कि हम आपकी मुशावरत से इस नए इंतखाबी निज़ाम में इंशाअल्लाह ऐसा रंग भरेंगे कि हर तरफ शेर का परचम लहराता हुआ नज़र आए। आपकी राय, आपका मशवरा, मिल बैठ के फ़ैसले करके आज की इस नशिस्त में मैं उस बल्दियाती इंतखाब की जो तरीक़ाकार है लाला मूसा सिटी के लिए बिलखसूस, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा है लाला मूसा का, और इसके अंदर पहले मरले में गैर जमाती इंतखाब होगा जिसका नाम इन्होंने रखा है नेबरहुड कौंसल। 7,500 से 15,000 की जिस नेबरहुड कौंसल में आबादी होगी और दूसरा 15,000 से ऊपर जिसमें होगी, उनके अंदर कौंसलर्स की तादाद मुख्तलिफ होगी। ये गैर जमाती होगा और उसमें जो जनरल कौंसलर
सबसे ज़्यादा वोट लेगा वो उस नेबरहुड कौंसिल का चेयरमैन होगा। चेयरमैन का अलग से इंतखाब नहीं इसमें होगा। इन 12 नेबरहुड कौंसल्स, अब इसकी लिस्ट मेरे ख्याल 16 को लगने जा रही, 16 या 17 सितंबर को इसका नक्शा लगेगा कि आपके शहर को किन 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जब वो नक्शा आ जाएगा फिर हम आपके साथ मिल बैठेंगे और फिर हम इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे और वो तरतीब बनाएंगे कि किस किस वार्ड के अंदर कौन कौन से हमारे साथी हैं और वहाँ का पैनल, वहाँ का इंतखाब हमने किस तरीके से लड़ना है। जो तादाद इन्होंने लिखी है उसमें जहाँ आबादी 7,500 से 15,000 होगी, उसमें 4 जनरल कौंसलर होंगे, 1 नुमाइंदा अक़लीती बरादरी मजहबी अक़लियत की बुनियाद पे और 2 ख़वातीन मेंबर होंगी उस वार्ड से, और ये गैर जमाती होगा। यानी 12 आपकी नेबरहुड कौंसल्स बनेंगी, उनमें 3 और 4 जनरल कौंसलर होंगे, कुछ में 3 होंगे, कुछ में 4 होंगे, 1 माइनॉरिटीज़ और 2 ख़वातीन। उन 3 या 4 कौंसलर्स में से जिस कौंसलर के वोट ज़्यादा होंगे वो उस नेबरहुड कौंसिल का चेयरमैन होगा और ये गैर जमाती होगा। दूसरा इलेक्शन होगा जिसमें दोबारा पूरा शहर वोट देगा और वो होगा जमाती बुनियादों, पार्टी टिकट पे। जो शहर का चेयरमैन का कैंडिडेट होगा वो पूरे शहर से डायरेक्ट वोट लेगा, यानी कौंसलर्स के वोटों से नहीं, डायरेक्ट वोट से होगा और पार्टी नॉमिनेशन से होगा, पार्टी निशान होगा। इसी तरह 21 तादाद होगी टोटल जो म्यूनसिपल कमेटी के कौंसलर, पहले थे नेबरहुड कौंसिल के, अब आएंगे म्यूनसिपल कमेटी के। 21 तादाद होगी उनकी, जिनमें से 15 जनरल कौंसलर होंगे, 1 सीट माइनॉरिटीज़ के लिए होगी, 3 ख़वातीन के लिए और 2 वर्कर्स के लिए। इसमें मेरा ख़्याल ये है, और मैंने जो 2-3 अहबाब से पूछा है, आपको 5 बैलेट पेपर मिलेंगे, चेयरमैन का अलग, जनरल सीट का अलग, माइनॉरिटीज़ का अलग, वुमेन सीट का अलग और वर्कर सीट का अलग। जो काउंसलर्स होंगे उसकी पार्टी लिस्ट जमा कराएगी इलेक्शन कमीशन में, वो भी वोट पार्टी निशान को पड़ेंगे। जिस पार्टी के जितने वोट होंगे उस तनासब से उनके मेंबरान जो है म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर बनेंगे। इसी तरह जो 1 सीट है माइनॉरिटीज़ की, उसमें जिस पार्टी के सबसे जितने चेयरमैन ने वोट लेने हैं उतने ही अक़लियत के मेंबर ने भी वोट लेने। इसी तरह ख़वातीन की, उन्होंने भी पूरे शहर से, और वर्कर, ये सब पूरे शहर की सतह पे वोट लेंगे। तो ये डायरेक्ट वोट से होगा और जमाती इंतखाब होगा और लिस्ट की बुनियाद पे होगा। 2 पहले मरले में गैर जमाती और वो होगा नेबरहुड कौंसिल का, उसमें जनरल कौंसलर जो अक्सरियती वोट होगा वो चेयरमैन। दूसरा मरला आएगा कि पूरी म्यूनसिपल कमेटी लाला मुसा का चेयरमैन, 15 कौंसलर, 1 मजहबी अक़लियत, ख़वातीन 3 और 2 वर्कर। ये इलेक्शन भी डायरेक्ट होगा और पूरे शहर से इंशाअल्लाह ताला होगा। 2 साल की हुकूमत की कारकर्दगी, 5 साल आपके कायद मियां नवाज शरीफ से मुल्क भर के अंदर मेहनत, कोशिश और कारकर्दगी, तो ये वो इलेक्शन मेरे नज़दीक 100% जमात की कारकर्दगी पे होगा। मुल्क की दिफा की बात हो, JF थंडर, अगले दिन नया वर्जन JF थंडर का आया, शायद अखबारात में इतना जिक्र ना आया हो। पहला JF थंडर था सिंगल सीट वाला, दूसरा JF थंडर जो आया है 2F-16 का मुकाबला करता है और ये एटमी हथियार भी ले जा सकता है और फायर कर सकता है। ये डबल पायलट और डबल इंजन वाला 2014 में मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था। पहला स्क्वाड्रन गालबन 10 तैयारों का वो मिल गया। मुल्क की तरक्की की बात हो, बिजली की बात हो, मुल्क के अंदर कारोबार की बात हो, और सबसे बढ़ के जो पिछले
अगर 3, 4, 5 साल 2014 से लेके आज तक की बात करें तो वो जो नारा है वोट को इज़्ज़त दो, वो दरअसल मेरी और आपके राय का एहतराम करने